हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस वाई अकेडमी। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे रिसोर्स जियोपॉलिटिक्स की। थोड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, थोड़ा नहीं, डिसेंटली इंपॉर्टेंट कहेंगे। नॉट जस्ट फॉर योर पॉलिटिकल साइंस बट एसेज लिखना है, जनरल नॉलेज, इंटरव्यूज के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रिसोर्स पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट व्हाट, हु गेट्स व्हाट, व्हेन, वेयर एंड हाउ। कितनी बढ़िया बात कही है। रिसोर्स पॉलिटिक्स होता क्या है कि किसको क्या मिलेगा, कब मिलेगा, किधर मिलेगा और कैसे मिलेगा। ठीक है। Resources have provided some of the key means and motives of global European power expansion. आखिर ये colonialism भारत पे कब्जा किया क्यों? ये बाहर की पावर्स ने, यूरोपियन पावर्स जो लिखी हुई हैं। रिसोर्सेस, भारत में रिसोर्सेस थे। भारत में कॉटन, रॉ कॉटन, कोल, भारत में लेबर, भारत में पानी, भारत में सोना, भारत में दुनिया भर के मिनरल्स, इसलिए कब्जा किया गया। राइट। दे हैव ऑल्सो बीन द फोकस ऑफ इंटर-स्टेट राइवलरी। रिसोर्सेस की वजह से एक दूसरे से लड़ते रहते थे यूरोपियन पावर्स। वेस्टर्न जियोपॉलिटिकल थिंकिंग अबाउट रिसोर्सेज हैज बीन डोमिनेटेड बाय द रिलेशनशिप ऑफ ट्रेड, वॉर एंड पावर, एट द कोर ऑफ विच वर ओवरसीज रिसोर्सेज एंड मैरीटाइम नेविगेशन। हिस्टोरिकली तो ओवरसीज रिसोर्सेज किसके, किसको कितने मिलेंगे, उसके बाद आपकी शिप पावर कितनी है, और वेस्टर्न जो 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 पॉलिटिकल थिंकिंग थी ना, वो ट्रेड, वॉर, पावर इसी पे टिकी रहती थी। इसीलिए वो अपनी मिलिट्री स्ट्रांग करते थे, इसीलिए वो अपनी नेवी स्ट्रांग रखते थे, इसीलिए अपनी मैन पावर स्ट्रांग रखते थे, जिससे वो कब्जा कर सकें। सिंस सी पावर itself rested on access to timber, naval timber supply became a key priority for major European powers from the 17th century onwards. अब उनको लकड़ी चाहिए, लकड़ी के लिए अगेन कब्जा करना पड़ेगा। सी पावर, सी पावर तभी हो सकती है जब आपके पास बिग बिग शिप्स होंगे। बिग शिप्स तभी हो सकते हैं जब आपके पास लकड़ी होगी। लकड़ी का चाहिए तो कब्जा करिए वही बर्मा पे, कब्जा करिए करिए भारत पे। तो ये थिंकिंग थी, और इसी की वजह से काफी आपको कॉलोनियलिज्म दिखा 17, 18, 19 भी, 20वीं सदी में भी। द क्रिटिकल इंपॉर्टेंस ऑफ ensuring uninterrupted supply of strategic resources, in particular oil, was well established both during the First World War and the Second World War. समझ में आ गया था नेशंस को कि वॉर वही जीतेगा जिसके पास रिसोर्सेज होंगे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ऑयल की काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस थी। ऑयल, तेल, तेल चाहिए जी, तेल। एरोप्लेन उड़ रहे हैं, शिप चल रहे हैं, मशीन चल रही हैं। फर्स्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चुका है। Throughout the Cold War, the industrialized countries of the North adopted a number of methods to ensure a steady flow of resources. कोल्ड वॉर में सब डरे हुए थे कि रिसोर्सेज ना रुक जाएं। अगर रिसोर्सेज रहे तो हम बचे रहेंगे। अभी भी यूक्रेन रशिया वॉर हो रही है, रिसोर्सेज आते रहे, यूक्रेन को रिसोर्सेज मिलते जा रहे हैं। तो आपने देखा होगा रशिया को अभी थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। क्यों हो रही है दिक्कत? क्योंकि यूक्रेन को रिसोर्सेज मिल रहे हैं फिनलैंड से, यूएस से, यूरोपियन नेशन से। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा देखें कोल्ड वॉर के टाइम में क्या क्या चीजें हुई थी, दीज इनकी, जिससे रिसोर्सेज आते रहे। ठीक है। दीज इंक्लूडेड deployment of military forces near exploitation sites and along sea lanes of communication, the stockpiling of strategic resources, efforts to prop up friendly governments in producing countries, as well as support to multinational companies and favorable international agreement. तो काफ़ी सारी टेक्निक्स अपनाई, जिसमें से एक एक अगर हम देखें, एक तो अपनी मिलिट्री फोर्सेस को डिप्लॉय कर देते थे एक्सप्लॉइटेशन साइट्स पे, एंड अलोंग सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन, जहाँ से कम्युनिकेशन इजीली हो सके। जहाँ पे आपको तेल मिल रहा है वहाँ पे अपनी मिलिट्री डिप्लॉय कर दो, भले ही वो आउटसाइड कंट्री हो। स्टॉक पाइलिंग, भर के रखो स्ट्रेटेजिक रिसोर्सेज को, ऑयल को भर के रखो, पानी को भर के रखो, मिनरल्स को भर के रखो। उसके साथ साथ दोस्ती करो अलग अलग कंट्रीज से, फ्रेंडली गवर्नमेंट्स बनाओ। अगर वो दोस्त नहीं बन रहे तो उनकी गवर्नमेंट को टॉपल कर दो, अपनी गवर्नमेंट, अपना फ्रेंडली डिक्टेटर बिठा दो उन कंट्रीज में, जिससे वो हमें कंटिन्यूअसली मटेरियल्स देते रहें। उसके साथ साथ ऐसी कंपनीज को सपोर्ट करो जो हमारा साथ दें, साथ साथ अपनी कंपनीज को दुनिया भर में भेजो। उसके बाद फेवरेबल इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स बनाओ जो हमारे फेवर में हो। ये टेक्निक्स अपनाई थी नेशंस ने कोल्ड वॉर के टाइम। सबके आप एग्जांपल्स भी अपने अपने में नोट कर लेना। इन एग्जांपल्स अगर नहीं आते तो इंटरनेट पे सर्च करना। ट्रेडिशनल वेस्टर्न स्ट्रेटेजिक थिंकिंग रिमेन्ड एक्सेस Traditional Western strategic thinking remained concerned with access to supplies,
विच माइट बी थ्रेटन्ड बाय द यूनाइटेड नेशन यूनियन, सोवियत यूनियन। तो ये डरे हुए थे कि कहीं ये सोवियत यूनियन हमारी सप्लाई ना रोक दे भाई। अगर ये रुक गई तो हमारे लिए मुश्किल आ जाएगी, पर अगर ये आती रही तो हम संभाल लेंगे कोल्ड वॉर को। अ पर्टिकुलर कंसर्न वाज वेस्टर्न कंट्रोल ऑफ ऑयल इन द गल्फ एंड स्ट्रेटेजिक मिनरल्स इन सदर्न एंड सेंट्रल अफ्रीका। तो ये यूरोपियन और अमेरिकन नेशंस थे बड़े दूर, तेल जो था वो सारा गल्फ में था, स्ट्रेटेजिक मिनरल्स भी अफ्रीका में थे। और ये जो नेशंस हैं ये एक तो जोग्राफिकली रशिया के पास थे, ऊपर से थोड़े फ्रेंडली भी थे यूएसएसआर की तरफ, ठीक है। यूएसएसआर रशिया उस टाइम में यूएसएसआर था, तो मैं यूएसएसआर वर्ड यूज करूंगा। रशिया वर्ड अगर यूज कर रहा हूँ तो आप अपने नोट्स में स्टिल यूएसएसआर ही यूज करना 1991 से पहले, ठीक है। ये चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। तो बात ये देश घबराए हुए थे। आफ्टर द एंड ऑफ द कोल्ड वॉर एंड द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सोवियत यूनियन, द सिक्योरिटी ऑफ सप्लाई continues to worry government and business decisions with regard to several minerals, in particular radioactive materials। तो तो कोल्ड वॉर में तो मिनरल्स और ऑयल का था। अब नई दिक्कत आ गई दुनिया के नेशंस की तरफ कि अब हमें रेडियो एक्टिव मटेरियल चाहिए। राइट, मिनरल्स तो चाहिए ही चाहिए, रेडियो एक्टिव मटेरियल भी चाहिए। However, oil continues to be the most important resource in global strategy। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको ऑयल दिखेगा, ऑयल। उसी के बारे में अभी थोड़ा सा डिटेल में डिस्कशन करेंगे, लेकिन बाकी मिनरल्स को भी भूलिएगा मत। और आप रियलाइज करेंगे कि वेस्टर्न नेशंस के पास ये मिनिमम है। एक और चीज मैं आपको बता दूं जो पॉलिटिक्स में फॉलो की जाती है, देश ये फॉलो करते हैं सबसे पहले ना, सबसे पहले आप एक्सट्रैक्ट एक्सप्लॉइट दूसरे कंट्रीज को करो, बाद में जाके हमारे कंट्री से रिसोर्सेज निकालो। तो यूएसए ने ज्यादा एक्सट्रैक्शन अभी करी ही नहीं हुई है, तो वो दूर दूर जाके एक्सट्रैक्शन करता रहता है। लास्ट में हम अपना करेंगे, लास्ट में अपना करेंगे, ठीक है। तो ये भी इंटरेस्टिंग पॉइंट है एक। अब आ जाते हैं ऑयल के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं यहाँ पे। The global economy relied on oil for much of the 20th century as a portable and indispensable fuel। ऑयल की जब बात हो रही है तो यहाँ क्रूड ऑयल की बात हो रही है। क्रूड ऑयल से आपका डीजल बनता है, आपका जो है पेट्रोल बनता है, उसी से पूरी दुनिया चल रही है। कैरोसिन भी बनता है, ठीक है। तो उसकी बात हो रही है। तो क्रूड ऑयल बहुत इंपॉर्टेंट है, आज भी इंपॉर्टेंट है। आज आपके प्राइसेस बढ़े हुए हैं पूरी दुनिया में क्योंकि क्रूड ऑयल की वैल्यू बढ़ गई है, क्योंकि यूक्रेन रशिया में वॉर हो रही है और रशिया जो है उसका ऑयल लेने से मना कर दिया है दुनिया के देशों ने। The immense wealth associated with oil generates political struggles to control it, and the history of petroleum is also the history of war and struggle। आपको दिखेगा कि तेल ने दुनिया की मदद तो खूब खूब करी है, लेकिन तेल ने खूब लड़ाया भी है, कंट्रीज खूब लड़े हैं। Nowhere is this more obvious the case than in West Asia and Central Asia। वेस्ट एशिया और सेंट्रल एशिया को इसको सबसे ज़्यादा भुगतना पड़ा ऑयल की वजह से। वेस्ट एशिया स्पेसिफिकली द गल्फ रीजन अकाउंट्स फॉर अबाउट 30% ऑफ ग्लोबल ऑयल प्रोडक्शन। तो 30% ऑयल प्रोडक्शन जो है वो गल्फ में होती है। अपने नोट्स में स्टैट्स लिख लो। बट इट हैज अबाउट 64% ऑफ प्लैनेट्स known reserves and is therefore the only region to satisfy any substantial rise in oil demand। तो बात यह है कि प्रोडक्शन तो 30% होती है, लेकिन 64% रिजर्व जो है, 64% रिजर्व जो है दुनिया के, वो गल्फ में है। प्रोडक्शन 30% ही होती है। अब बोलोगे बाकी प्रोडक्शन क्या होती है, तो दोस्तों होता क्या है, गल्फ से ऑयल जो है वो शिप्स में चला जाता है यूएसए, वेस्टर्न नेशंस में, इंडिया में, चाइना में, फिर वहां पे प्रोडक्शन होती है, ठीक है। क्रूड ऑयल को आप सीधे यूज नहीं कर सकते, इसको रिफाइन करना पड़ता है, और रिफाइन करने के बाद प्रोडक्शन होती है। इसीलिए यहाँ लिखा है कि 30% प्रोडक्शन गल्फ में होती है, बाकी 64% जो है वहां पे रिजर्व्स पड़े हुए हैं। Saudi Arabia has a quarter of the world's total reserves and is the single largest producer। सऊदी अरेबिया का इतना अमीर देश इसलिए ही है, एक तो टूरिज्म है, मक्का मदीना है वहाँ पे, साथ साथ टोटल रिजर्व्स 25% टोटल रिजर्व्स दुनिया के सऊदी अरेबिया के पास है, और वो साथ साथ प्रोड्यूस भी करता है। वहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनीज भी बनी हुई हैं। इराक्स नोन रिजर्व्स आर सेकंड ओनली टू सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया ने अच्छे से हाथ मिला रखा है यूएसए वेस्टर्न नेशन से, आज तक कोई दिक्कत नहीं हुई है वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से। इराक ने हाथ नहीं मिलाया, खूब दिक्कतें फेस करनी पड़ी, सद्दाम हुसैन को तो फांसी ही चढ़ा दी, ठीक है। जस्ट इमेजिन, किसी कंट्री के हेड को फांसी चढ़ा दी अमेरिका ने, है ना, कितनी विचित्र बात है।
And since substantial portions of Iraqi territory are yet to be fully explored, there is a fair chance that actual reserves might be far larger. I hope आपको समझ में आ रहा होगा कि इराक में इतनी दिक्कतें क्यों हैं, क्योंकि सब नेशंस चाहते हैं कि हमारी हमारी पपेट गवर्नमेंट वहाँ पे बैठे, हम एक्सप्लोर करें, हमें ऑयल मिलता रहे इराक से. द यूनाइटेड स्टेट्स, यूरोप, जापान एंड इंक्रीजिंगली इंडिया एंड चाइना विच कंज्यूम दिस पेट्रोलियम आर लोकेटेड एट अ कंसिडरेबल डिस्टेंस फ्रॉम द रीजन. तो ये कंसर्न है और सबको चाहिए ऑयल. तो ये न्यो कॉलोनियलिज्म कैसे वर्क करता है, ये नया है. न्यो कॉलोनियलिज्म 21वीं सदी का. कॉलोनियलिज्म तो खत्म हो गया दोस्तों, लेकिन न्यो कॉलोनियलिज्म आ गया. न्यो मतलब नया. Now that we have destroyed your country, you can pay us to rebuild it. We accept natural resources like oil as payment. तो कितनी फनी बात है ना. तो देखो दोस्तों, हो क्या रहा है, जैसे कंट्रीज है ना, अफ्रीका की कंट्रीज बेस्ट एग्जांपल है. वो आज़ाद तो हो गए हैं, लेकिन उनको उनको वो पूरे डिस्ट्रॉय हुए हुए हैं. साथ साथ में एशिया के भी काफ़ी कंट्रीज डिस्ट्रॉय हुए हुए हैं, जैसे इराक है, अफगानिस्तान है, पूरे डिस्ट्रॉय हो चुके हैं क्योंकि इन पे वॉर टर्न नेशंस हैं. अब डिस्ट्रॉय हो गए हैं, इनको फिर से बिल्ड करना है तो पैसा चाहिए, मनी. तो मनी चाहिए. मनी कहाँ से मिलेगी, मनी जो है वो यूएस और वेस्टर्न नेशन से मिलेगी. वेस्टर्न नेशंस, यूएस एंड वेस्टर्न नेशन फ्री में तो देने नहीं वाले, तो वो बोलते हैं आप अपना ऑयल दे दो, आप अपने रिसोर्सेज दे दो, मिनरल दे दो, है ना, और ये हम पेमेंट एक्सेप्ट कर लेंगे. इस तरीके से दोस्तों न्यो कॉलोनिज्म चलता है. जिनके पास ऑयल और रिसोर्सेज नहीं है, उनको बोल देते हैं कि आप 1% पे या 2% पे लोन ले लो और हमें झुकाते रहो. तो ये हमेशा, ये जो कंट्रीज हैं, हमेशा डेप्थ में रहते हैं, है ना, हमेशा डेप्थ में रहते हैं और उसकी वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं. तो ये न्यो कॉलोनिज्म कहा जाता है. इसका मतलब ये है कि आप आज़ाद तो हो पॉलिटिकली, बट इकोनॉमिकली आप आज़ाद नहीं हो. और जब तक आप इकोनॉमिकली आज़ाद नहीं हो, आप टोटली सॉवेरेन हो ही नहीं, क्योंकि आप दूसरे कंट्रीज पे डिपेंडेंट हो. तो हमने यहाँ पे दोस्तों बात कर ली ऑयल की, अब बात करेंगे पानी की. वाटर इज अनदर क्रूशल रिसोर्स दैट इज रिलेवेंट टू ग्लोबल पॉलिटिक्स. Regional variations and the increasingly scarcity of fresh water in some parts of the world point to the possibility of disagreements over shared water resources as a leading source of conflicts in the 21st century. तो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा कन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं वाटर को लेके. कंट्रीज़ के बीच में रिवर्स जाती हैं, लेक्स जाती हैं, सी जाती है, वो बोलते हैं हमारा है, ये हमारा है, ये हमारा है, हमारा है. उसके बीच में लड़ाई हो रही है. और हाँ, कुछ कुछ लॉज बने हुए हैं सी के, यूनाइटेड नेशंस ने बनाए हैं, लेकिन काफ़ी कंट्रीज उसे फॉलो नहीं करते. उसके बाद रिवर में डैम बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है. जैसे चाइना है, चाइना ब्रह्मपुत्र में डैम बना रहा है, उससे जो है सप्लाई रुक रही है भारत के लिए, बांग्लादेश के लिए. तो ये भी परेशानियां हैं. सम commentators on world politics have referred to water wars to describe the possibility of violent conflict over the life sustaining resource. तो वाटर वॉर्स हो सकती हैं, और ये वॉर्स तो कंट्रीज के बीच में नहीं, पंजाब हरियाणा के बीच में है. किस रिवर को लेके है पंजाब और हरियाणा में बीच में, कमेंट सेक्शन में लिखिए. उसके बाद तमिलनाडु और कर्नाटक एक दूसरे का गला पकड़ के बैठे हुए हैं इतने सालों से. किस रिवर को लेके, कमेंट सेक्शन में लिखिए. ये तो मैंने दो रिवर लिए हैं दोस्तों जो बहुत पॉपुलर है. भारत में इतनी स्टेट्स हैं और इतनी लड़ाई कर रही हैं, तो भारत का हाल है. जस्ट इमेजिन कि बाकी दुनिया में देशों का क्या हो रहा होगा. तो वाटर वॉर्स रियल चीज़ है ये. कंट्रीज दैट शेयर रिवर्स कैन डिसएग्री ओवर मैनी थिंग्स. तो कंट्री जो रिवर शेयर करते हैं वो काफ़ी चीज़ों पर डिसएग्री कर सकते हैं. फॉर इंस्टेंस, अ टिपिकल डिसएग्रीमेंट इज अ डाउन स्ट्रीम states objection to pollution, excessive irrigation or construction of dams by an upstream state which might decrease or degrade the quality of water available to the downstream state. तो अपस्ट्रीम का मतलब क्या होता है, जैसे चाइना से आ रही है ना ब्रह्मपुत्र, इंडिया में, इंडिया से जा रही है बांग्लादेश में बैंक. तो चाइना को बोला जाता है अपस्ट्रीम या अप लोअर राइपेरियन या अपर राइपेरियन. अपस्ट्रीम या अपर राइपेरियन चाइना. भारत हो गया इसके लिए लोअर राइपेरियन या डाउन स्ट्रीम सिस्टम. सिमिलरली भारत और बांग्लादेश का जब आप देखोगे ब्रह्मपुत्र के कॉन्टेक्स्ट में, तो भारत अपर राइपेरियन अपस्ट्रीम हो गया, बांग्लादेश लोअर राइपेरियन लोअर डाउनस्ट्रीम या डाउनस्ट्रीम हो गया. ठीक है, तो ये मतलब होता है. और कंसर्न्स ये हैं, ये कह रहा है कि चाइना आप पॉल्यूशन कर दे रहे हो, आप बहुत ज़्यादा इरिगेशन कर रहे हो जिसकी वजह से गंदगी हो रही है, पानी रुक जा रहा है, डैम बना रहे हो जिससे कभी फ्लड आ जाते हैं, कभी पानी का सूखा पड़ जाता है. तो ये सब रहते हैं, राइट.
States have used force to protect or seize freshwater resources. तो फोर्स यूज करती हैं स्टेट्स. Example of violence include those between Israel, Syria, and Jordan in the 1950s and 1960s over attempts by each side divert water water from the Jordan and Yar, Yarmouk rivers, and more recent threats between Turkey, Syria, and Iraq over the construction of the dams on the Euphrates River. तो ऑलरेडी वहाँ पे पानी का इशू रहता है जॉर्डन, इसराइल और सीरिया के बीच. कौन सी रिवर है वो? यरमुक रिवर. और टर्की, सीरिया, इराक में यूफ्रेट्स रिवर. इन रिवर्स के नाम भी आप याद रखिए और ट्राई करिए ऐसे ना, आप याद करते रहें चीज़ें, वरना ये रट्टा लगा के कि इस कंट्री में ये बहती है, इस कंट्री में ये बहती है रिवर, ये ऐसे हो नहीं पाता. ठीक है. तो तो आपको इसराइल, सीरिया, इराक ओवर अटेम्प्ट्स बाय ईच साइड टू डाइवर्ट वाटर फ्रॉम द जॉर्डन and Yarmouk rivers, and more recent threats, Euphrates rivers की. A number of studies show that countries that share rivers, and many countries do share rivers, are involved in military conflicts with each other. इससे काफ़ी ज़्यादा military conflicts हो रहे हैं. How are these conflicts different from the many water conflicts within our own country? तो मैंने आपसे ऑलरेडी कुछ कुछ डिटेल शेयर करी है कि भारत में भी खूब लड़ाइयाँ हो रही हैं स्टेट्स के बीच में. कौन से आर्टिकल है जो वाटर को सॉल्व करता है? कमेंट सेक्शन में कोई मुझे बता सकता है? बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है कि अगर डिसएग्रीमेंट है तो कैसे सॉल्व करें, किस आर्टिकल के तहत आता है ये. तो वो भी एक चीज़ है इंपॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए. और इंटरनेशनल में तो मिलिट्री फोर्सेस यूज़ होती हैं. डोमेस्टिक में भी क्या पुलिस यूज़ कर सकती हैं स्टेट्स, या क्या हो रहा है? थोड़ा सा आप न्यूज़ पढ़ेंगे तो हैरान रह जाएंगे इसके बारे में सुन के. स्पेशली कर्नाटक और तमिलनाडु भाई खूब लड़े हैं, है ना. तो ये काफ़ी अच्छा डायग्राम है दोस्तों, बढ़िया सा. लार्जर पार्ट ऑफ द अर्थ इज वाटर than the sand, yet the cartoonist decides to show larger image of the land than water. How does the image show the scarcity of water? तो आपको पता है पानी ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे कार्टूनिस्ट पानी कम दिखा रहा है. क्यों? इसका रीज़न ये है कि फ्रेश वाटर कम है दोस्तों. सी में जो है सलाइन वाटर है, और सलाइन वाटर का कोई यूज़ तो है नहीं. तो और फ्रेश वाटर जो है वो बहुत कम है, और वही कंट्रीज़ को चाहिए होता है ना. लेकिन इसको ये मत समझना कि सी वाटर जो है उसको तो खुला छोड़ दिया है. उसके अंदर दोस्तों रिसोर्सेज हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, पेट्रोल एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, गैसेस एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, मिनरल्स एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. तो देश उसके भी पीछे पड़े हुए हैं, स्पेशली चाइना. तो ये हुआ जियो पॉलिटिक्स का लेसन. आई होप आपको मजा आया होगा. काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अपने नोट्स बनाते रहना. नेक्स्ट वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे. थैंक यू.